बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर को मेरे कमरे में लेकर आई। 15 साल का सारिम कुछ शर्माया शर्माया सा मेरी सास के साथ खड़ा था। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब से तुम्हारी मंगनी आज़म से हुई है तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि भाभी से दोस्ती करवा दूं। लेकिन झटपट की मंगनी और 2 माह में शादी ने मुझे बौखला के रख दिया। अभी 2 दिन से इसने मेरी जान अजाब में डाल रखी है कि भाभी से दोस्ती करवा दो। मेरी सास ने एक ही सांस में सारा किस्सा मुझे सुना दिया। सारिम काफ़ी शर्मीला लड़का था। अभी भी मेरी सास के पीछे छुपा उनके दुपट्टे को अपनी उंगली पर लपेट रहा था और चोर नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हिचकिचाते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने कहा, तुम लड़के होकर इतने शर्मीले हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। मेरी बात पर वो मुंह से कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाने लगा। मैं सबसे बड़ी बहू थी। आज़म से छोटी 2 बहनें थीं और सबसे छोटा मेरा देवर सारिम था। आज़म बहुत मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले शौहर थे। ससुराल वाले भी मोहब्बत करने वाले थे। पहला कदम सारिम की तरफ मैंने बढ़ाया था। वो था तो 15 साल का, लेकिन डेल-डौल और ऊंचे कद की वजह से मुझसे बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और इधर उधर की बातें करती। वो जल्द ही मुझसे घुल मिल गया। मेरे कमरे में बिला तकल्लुफ़ आ जाया करता है। एक बार मैं उसके कमरे में गई तो वो टीवी देख रहा था। मुझे देखकर फ़ौरन चैनल बदल दिया और घबरा गया। मैं उसके पास जाके बैठ गई। उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर न जाने क्यों शक सा हुआ, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उससे प्यार से पूछा कि वो क्या देख रहा था। मेरे सवाल पर वो तज़ब्ज़ब का शिकार होकर नफ़े में सर हिलाने लगा। कहने लगा, कुछ भी नहीं भाभी, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो तुम देख रहे थे वो लगाओ। उसने नज़रें झुकाए वो चैनल लगा दिया। जो वो देख रहा था वो देखते ही मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कांप कर रह गई। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। मैंने गुस्से से सारिम की तरफ देखा। तुम ये देखते हो टीवी पर? रात को बताऊं तुम्हारे भाई को? मेरे गुस्से पर वो बदहवास सा हो गया, नफ़े में सर हिलाने लगा। भाई से कुछ मत कहिएगा, मैंने उससे घूरते हुए कहा। ये देखकर नींद कैसे आती है तुम्हें? इतनी खौफनाक शक्लें देखते हो। वो कोई हॉरर मूवी देख रहा था। मैं तो देखकर डर ही गई। उसने मुझसे फ़ौरन माज़रत की और कहने लगा, अब नहीं देखूंगा। मुझे अपना ससुराल आइडियल ससुराल लगता था। नंदी भी मुझसे प्यार करती थी और मैं खुद को खुशनसीब समझने लगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था ये सारी खुशी आर्जी है। मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ जिसका तस्वर भी एक औरत करे तो उसकी ज़िंदगी अज़ियत में बदल जाए। मेरे मैके में मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिली थी। बहन भाई बड़े थे, सब मिलकर आपस में बातें करते। जब मैं उनके पास जाती तो कहते, तुम छोटी हो, तुम्हारा हर हम बड़ों में क्या काम है। मैं अकेलेपन का शिकार हो गई थी। मुझे सारिम को देखकर अपनी महरूमी याद आने लगती। मैं बड़े बहन भाइयों की तवज्जो से महरूम थी, इसलिए मुझे लगा कि वो भी ऐसा ही महसूस करता है, क्योंकि मेरी दोनों नंदों की आपस में बहुत दोस्ती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहती थीं, इसलिए मैं नंदों से ज़्यादा सारिम पर तवज्जो देती, उसकी पसंद का खाना बना देती, उसके छोटे मोटे काम कर लेती, उसके साथ गेम भी खेल लेती, ताकि जो महरूमी मैंने सही है वो सारिम को ना मिले। एक दिन वो मेरे कमरे में आया। आज़म के आने का वक़्त था। मैंने एक खूबसूरत सा लिबास पहना और मेकअप कर रही थी। जब सारिम मेरे कमरे में आया, मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से एक मेहरून कलर की लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़ाई। कहने लगा, भाभी ये लगाइए, ये रंग मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसके हाथ से वो लिपस्टिक पकड़ ली। मैं उस छोटे बच्चे का दिल क्या तोड़ती, लेकिन वो तो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ा। मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया
और मोहब्बत से देखते हुए बोला, अब आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये कहकर वो बेसख्ता मेरे गले लग गया। मैं इस हरकत पर बुरी तरह गड़बड़ा गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फ़ौरन से उसे खुद से पीछे किया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उससे इतने गुस्से से देखा कि वो कुछ घबरा गया। कहने लगा, आप मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं, बल्कि मुझे अपनी बड़ी बहनों से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना बुरा लगा। आई एम सॉरी। उसने गर्दन झुकाकर शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से निकल गया। मुझे खिफ़्फ़त सी महसूस होने लगी। अपनी सोच छोटी लगने लगी। वो मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे साथ लगा था और मैं गलत समझ बैठी थी। कैसे बेहिसी से मैंने उससे खुद से दूर किया। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में। मैं कैसी बदलिहाज हूँ। प्यार का जवाब भी यूँ धुतकार कर देती हूँ। न जाने क्यों, लेकिन मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगी। इसीलिए अगले रोज़ सारिम के साथ पहले जैसा रवैया कर लिया। अब वो पूरा दिन मेरे साथ गुजारता, मेरे गले में बिला तकल्लुफ़ प्यार से बाहें डाल देता, अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब ले आता। मुझे न जाने क्यों उसको यूँ करीब आना बेचैन कर देता। मुझे लगता कि कुछ गलत हो रहा है। मेरे अंदर से कोई मुझे कहता कि ये सब ठीक नहीं। बात याद आती कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, लेकिन मेरे अंदर शैतान मुझे ये समझाने लगता कि ये छोटा बच्चा है, मुझे बड़ी बहन समझता है। जब वो स्कूल से वापस आता तो मैं खाना बना रही होती। वो अंदर आते ही मेरे साथ लग जाता। मुझे उलझन होती। मैं गर्मी में रोटी बनाते हुए पसीने से शराबूर चूल्हे के सामने खड़ी होती। सारिम पीछे रहा करो, मुझसे देख नहीं रहे रोटी बना रही हूँ। मैं उसे टोकती तो वो पीछे हट जाता। कहता, आप क्यों हर वक्त इतने काम करती हैं, कभी तो काम से छुट्टी भी ले लिया करें। वो बात बदल जाता। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं घर के हर फर्द के दिल में घर कर जाऊँ। मुझे तल्ख कलामी करने से पसंद नहीं थी। इसलिए सारिम की ऐसी हरकतों पर नाराज़ होने की बजाय मैं उसे मुस्कुरा कर कहती, जब तुम्हारी बेगम आएगी तो फिर मैं छुट्टी करूँगी, वो काम करेगी। मेरी बात पर वो मुझसे कहता, मेरी दुल्हन आप अपने जैसी लेके आना। मुझे बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये कहते हुए वो मेरी आंखों में बड़े गौर से देखता, एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए। न जाने किस विजन में था। पहली बार मुझे उसकी नज़रें अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई। मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ने लगी। मेरी कैफियत अजीब सी होने लगी। मैं अपना दुपट्टा फैला कर लेने लगी। मुझे उसकी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती थी। वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपनी हथेली से पूंछने लगा। मैं एकदम से पीछे हटकर शेल्फ के साथ लगी। फिर वो बोला, मेरा बस चले, आपसे एक दिन भी काम ना करवाऊँ, रानी बना के रखूँ आपको, आप इतनी अच्छी लगती हैं मुझे। मेरी धड़कनों का ये आलम था कि किसी तेज़ रफ्तार घोड़े की मानद बेकाबू हुई हूँ। ऐसी तारीफ़ तो कभी आज़म ने भी नहीं की थी। एक ही दम वो मुझसे पीछे हट गया। उसके तासुरात भी बदल गए। कहने लगा, आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाया करें, वो नवाब थोड़ा ही हैं। मुझे बुरा लगता है जब मेरी बहन जैसी भाभी काम करती रहे और वो दोनों बहनें बैठी टीवी देखती रहें। वो बात को बदलने में शायद माहिर था। अपने तासुरात भी 1 मिनट में बदलता था। अब मैं सारिम की नज़रों से उलझने लगी। मैंने इस बार उससे सख्ती से कहा, जाओ तुम कपड़े तब्दील करो, मैं खाना लगाती हूँ। वो किचन से बाहर निकला तो मैंने सुकून का सांस लिया। अब मैं उससे कतराती, मुझे उसकी नज़रें चुभने लगती। एक बार मैंने आज़म से कहा, इसे उठने बैठने का ढंग होना चाहिए कि कैसे रहते हैं। इसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं, जैसे वो अम्मी के गले लगता है। मेरे भी लग जाता है। आज़म, मुझे ये सब बुरा लगता है। मैंने ये बात इसलिए आज़म से कही थी कि वो सारिम को समझाएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की नज़र में बुरी बनूं। अगर मैं सारिम को डांटी तो वो ज़रूर मेरी सास और नंदों के सामने ये बात कहता तो वो यही समझती कि मैं घर में इख्तिलाफ़ पैदा कर रही हूँ। अगर आज़म सारिम को मना करते तो वो ज़रूर एक हद को कायम रखता, क्योंकि बहू के बदले रवैया ससुराल में सब 4 आंखों से देखते हैं, लेकिन वजह जानने की कोशिश कोई नहीं करता कि वो किस बात पर ऐसा कर रही है। बस उस पर यह इल्ज़ाम लग जाता है कि अकेले रहने के लिए ये सब कुछ कर रही है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। इसलिए आज़म को ही ये बात सारिम को समझानी चाहिए थी, लेकिन आज़म तो मेरी बात सुनकर हंसने लगे, कहने लगे,
तुम भी ना बेगम अजीब बातें करती हो। अरे इतना छोटा सा बच्चा है, वो तुम्हें माँ की तरह समझकर प्यार कर लेता है, और तुम हो के बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो। आज़म ने इस बात को हमसे अंदाज में लिया। मैं सोच रही थी किससे बात करूं। ठीक है, वो मुझे बहन समझता है, मैं उसे छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन उसकी नज़रें और उसकी बातें अजीब होती हैं। ये बात तो उसकी माँ और बहन भाइयों को भी समझानी चाहिए कि भाभी बेशक बहन होती है, लेकिन कुछ लिहाज मुरव्वत भी होना चाहिए। यही बात मैंने डरते डरते अपनी सास से कही तो वो हंसती, कहने लगी, तुम हो ही इतनी अच्छी आज़म के साथ साथ हम सब भी तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मेरी तो दुआ है मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी आए। मेरी सास ने इस बात को अलग ही अंदाज दे दिया था। मैं चुप कर गई। मेरी सास की लापरवाही और मेरे शोहर का मेरी बात को गैर संजीदा लेने का खमियाजा मैंने बहुत बुरा सहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही सालिम से फासला कायम रखूंगी। मैंने उसके कमरे में जाना छोड़ दिया और उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। ये बात उसने भी महसूस की। एक बार कहने लगा, मेरी बात कोई बुरी लगी है भाभी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने कहा, बस मसरूफियत कुछ बढ़ गई है। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, आपके चेहरे पे ये जो रुखसार का दिल है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है देखता रहूं। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मुझे इतनी गौर से मत देखा करो, बुरी बात होती है। बहनों से ऐसी बातें नहीं करते और ना ही उन्हें यूँ देखते हैं। मेरी बात पर वो संभल गया और वहाँ से चला गया। कुछ दिन से मेरी तबीयत सुस्त सी थी, मुझे चक्कर भी आ रहे थे। जब आज़म मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर ने सारे ससुराल में खुशी की लहर दौड़ा दी। अब सब मेरा बहुत ख्याल करने लगे। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। अब किचन का सारा काम मेरी सास और नंदे संभालती थी। मेरा ज़्यादातर वक़्त अपने कमरे में गुजरता था। एक रात मेरे शोहर और सास नंदे किसी शादी पर जाने को तैयार थीं। शादी हैदराबाद में थी। मुझे सफ़र मना था। सालिम न जाने क्यों टेस्ट का बहाना बनाकर घर पे रुक गया। कहने लगा, कल स्कूल टेस्ट है, वो नहीं जाएगा। मैं अपनी अम्मी के घर जाने का सोच रही थी, लेकिन सालिम की वजह से मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम घर पर ही रुक जाओ, रात तक हम लोग लौट आएंगे, शादी तो शाम को ही ख़त्म हो जाएगी। और मैं सदा की बावली जो ये चाहती थी कि मेरे ससुराल का हर फर्द मुझसे खुश और राज़ी रहे, जो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। मैंने सास की बात मान ली और रात के खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। मुझे नींद आ रही थी। आज़म लोग अभी हैदराबाद से निकलने वाले ही थे कि काले बादल यकजक से रात को आ गए। ऐसी तूफ़ानी बारिश हुई कि आज़म ने कहा, हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है, हम सुबह ही पहुँचेंगे। फिर मुझसे कहने लगे, सालिम को तेज़ बारिश और बादलों की गरज से खौफ आता है, वो अकेला डर ना जाए, इसलिए उसे अपने कमरे में सुला लेना। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं भला क्यों उसे अपने कमरे में सुलाने लगी। मैंने कहा, आज़म वो इतना छोटा नहीं कि बारिश से खौफ खाए। मुझे सालिम को अपने कमरे में सुलाना गैर मुनासिब सा लग रहा था। आज़म इस बार मुझसे सख्ती से बोले, ये क्या तुम हर वक्त उसके बड़े हो जाने की रट लगाए रखती हो? वो बच्चा ही है, उसकी सोच भी बच्चों जैसी है। मेरे साथ मज़ीद बहस मत करो, जो कह रहा हूँ वो करो। आज़म ने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मैंने सालिम को कमरे में नहीं बुलाया। मैं लेटकर सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब बादल इतनी ज़ोर से गरजा जैसे कहीं बिजली गिरी हो। इस कदर हैबतनाक आवाज़ थी कि मैं भी उठ के बैठ गई, साथ ही लाइट भी चली गई। मेरा दरवाज़ा इस कदर ज़ोर से खटका कि मैं डर के मारे उछल के रह गई अंधेरे में। मुझे कुछ ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, कौन है? आवाज़ आई, मैं सालिम हूँ भाभी, दरवाज़ा जल्दी खोलें, मुझे डर लग रहा है। मैं अंधेरे में बमुश्किल चलती हुई दरवाजे पर पहुंची। मेरी कमर में तकलीफ़ थी। कुछ दिनों से मैं खुद में नकाहत महसूस कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथ में टॉर्च लाइट पकड़े सालिम बदहवास सा खड़ा था। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। उसके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई थी। फिर आज़म ने भी कहा था उसे अपने कमरे में सुला देना। इस वक्त वो खौफज़दा लग रहा था। मैंने उसे कमरे में आने दिया। अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। ये कह के वो मेरे साथ लग गया।
इस वक्त वो हद दर्जा खौफज़दा लग रहा था। मैंने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह से तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गिरफ्त मुझ पे बेहद मजबूत होने लगी और फिर मुझे लगा शायद वो खौफ के मारे बड़ी बहन समझ के मेरे साथ लगा है, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ मेरी कमर पर बेखुदी से चलने लगे। मुझे करंट सा लगा। उसकी पकड़ और उसकी मेरी कमर पर चलती उंगलियां मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मुझे अपने पूरे वजूद पर अंगारे बिखरते नजर आए। मैंने उसे धकेल कर खुद से पीछे किया। एकदम से लाइट आ गई, बारिश का शोर भी कम हो गया। सारिम के चेहरे के तासुरात अक्सर बदले हुए लगने लगे। वो मुझे कहीं से भी खौफज़दा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, जाओ, यहाँ से डरने की कोई बात नहीं। बारिश कम हो गई और तूफान थम चुका है। लेकिन वो अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक नहीं थमा। एक बार वो थम जाए तो चला जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। वो मुझे कहीं से भी 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बातें, उसकी नज़रें, कुछ भी बचकाना नहीं था। वो मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, सारिम किस तरह की बातें करते हो? होश में तो हो। कितनी बार समझाऊं तो मैं बड़ी बहनों से ऐसी बात नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, कौन सी बहन? मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं। आप तो मुझे देखते ही अच्छी लगी थी। आपके करीब आने के तो मैं बहाने ढूंढता था। आपकी कुर्बत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसकी बातें मेरे कानों में यूं पड़ रही थी गोया कोई गर्म पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। सारिम में और एक हेवशुदा मर्द में उस वक़्त कोई फ़र्क करना मुश्किल नहीं था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ जैसी भाभी पर नज़र रखते हुए मैं चिल्लाकर बोली। वो बेखौफ मेरे सामने खड़ा था। मैंने आपको माँ समझा ही कब है? मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ। कई बार तो इजहार किया है आपसे, शायद भूल गई हैं। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन न जाने उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। मुझे अपना आप उसके सामने बेबस लगा। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। कमरे की बत्ती गुल होते ही मेरी किस्मत भी गुल हो चुकी थी। मेरा कोई एहतिजाज, इनकार, रोना, मिन्नत, समाजत करना कुछ भी मेरे काम नहीं आया। वो रात मेरे लिए काली स्याह रात बनकर सामने आई और अपनी स्याही मेरे मुंह पर मल गई। सुबह मैं बेतहाशा रो रही थी। सारिम बड़ी ढिठाई से मेरे सामने बैठा था। कहने लगा, आपने किसी से भी कुछ कहा तो इंजाम की जिम्मेदार आप होंगी। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। उस वक़्त मैं दोहरी अज़ियत सह रही थी। एक मेरे पेट में दर्द था, दूसरा मेरी रूह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मुझे अपने सामने बैठे 15 साला मर्द से घिन आ रही थी। मैंने उसे गुस्से से कहा, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात आज़म को बताऊंगी, तुम्हारी माँ बहन को बताऊंगी। वो तुम जैसे कमीने को बच्चा समझती है। मेरी बात पर वो घबराया नहीं। कहने लगा, ये सोच शौक भी पूरा करके देख लें। झूठियाँ आप ही पड़ेंगी। मैं इस घर का बेटा हूँ। कोई भी मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, लेकिन आप अगर अपना घर बचाना चाहती हैं तो ज़ुबान बंद रखिएगा। मैंने नफ़रत से उसे देखा। वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा जी चाहा किचन से तेज़ धार वाला चाकू लूँ और सारिम को जान से मार डालूँ। अपने और मेरे दरमियान रिश्ते का तकद्दुस उसने पामाल करके रख दिया। बाहर की बेल बजी तो मैं दौड़ के भागती हुई बाहर गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आज़म और मेरी सास नंदे खड़ी थी। मैं आज़म के साथ लगकर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा। इतनी शिद्दत से दर्द उठा के मैं तड़पने लगी। आज़म परेशान हो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो आज़म मेरे पास बैठे थे। मेरी सास मेरे सरहाने बैठी थी। कहने लगी, जब तो मैं एहतियात का कहा था तो क्यों सारे घर का काम करती रही हो? खाना तो हम बना के गए थे। देख लिया तुमने काम करने का नतीजा। अल्लाह ने बाल बाल तुम्हारे बच्चे को बचाया है। अब मैं तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं दूंगी। शायद ये झूठ भी सारिम ने बोला था कि मैं घर के काम करती नहीं हूँ। मैं रोने लगी। मैंने कहा, आप लोग नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी नंदे सारिम के साथ अंदर दाखिल हुई। सारिम शायद मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा, मैंने तो समझा दिया था अम्मी कि भाभी बहादुर होंगी, लेकिन ये तो मुझसे भी डरपोक निकली। बारिश से इतना डरती हैं। मुझे रात भर इन्हें संभालना पड़ा। अभी भी सब उसकी बात को नॉर्मल अंदाज में सुन रहे थे। मैंने सोचा घर जाकर आज़म को सब कुछ बता दूंगी,
लेकिन जब घर जाकर मैंने आज़म से ये सब कहा तो एक ज़ोरदार थप्पड़ आज़म ने मेरे मुंह पे मारा। कहने लगे, तुम मेरे छोटे से मासूम भाई को क्या समझ रखा है? अरे वो छोटा बच्चा है, उसे तो इन बातों का इल्म भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए? मैं सब जानता हूँ, तुम ये सब क्यों कह रही हो। देखो, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। अपने दिमाग से ये खन्नास निकाल दो कि तुम्हारी ऐसी बातें सुन के मैं तुम्हें अलग कर दूँगा। अगर तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली ना होती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता। मेरे छोटे भाई पर होती कौन हो तुम ऐसा इल्ज़ाम लगाने वाली? मैं फटी फटी आंखों से आज़म को देख रही थी। ये वही आज़म थे जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। शायद उनकी मोहब्बत मुझसे इसलिए थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती थी, उनके घटिया भाई की बदतमीज़ियाँ हंस के बर्दाश्त करती थी। मेरी हैसियत मुझ पर खुल चुकी थी। मेरी सारी खिदमत बेमानी हो चुकी थी। उन्हें मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं था। उन्हें अपने भाई और बेटे पर एतबार था। मैंने अपना सामान बांधा और जाने का फ़ैसला किया। आज़म ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मेरी सास हर बात से अनजान थी। मुझे बैग उठाए देख के कहने लगी, कहाँ जा रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आज़म कहने लगे, जाने दें, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये पागल हो गई है, शायद जाके इसकी अकल ठिकाने आ जाए। मैं खामोशी से बाहर निकल गई। ये ना तो कोई आम सी मियाँ बीवी के बीच होने वाली लड़ाई थी, ना ही कोई आम बात थी जिसे मैं फरामोश करती। मैंने रिक्शा लिया, अपने घर आ गई। सारी हकीकत से अपनी वालदा को आगाह किया। वह मुझे कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी हो, कैसे ये जहालत सह गई? क्या तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अजनबी यानी गैर महरम औरतों के पास तन्हाई में जाने से बचो। एक अंसारी सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या यह हुक्म देवर के लिए भी है? यानी वो तो घर का ही फ़र्द है, लेकिन ना महरम भी होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देवर तो मौत है, यानी देवर का अपनी भाभी के पास खलवत में जाना मौत की तरह ख़तरनाक और नुकसानदेह है। इस हदीस की मुराद यह है कि देवर को करीबी रिश्तेदार समझकर बेतकल्फ़ी और खलवत के बैठक और पर्दे के मामले में लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि देवर और भाभी की ज़्यादा बेतकल्फ़ी और खलवत की मुलाकातें और मजलिस बड़े बड़े मफासिद पैदा होते हैं। तुमने कैसे उससे अपने करीब आने दिया? तुम्हें शुरू से ही उसके साथ सख्त रवैया रखना चाहिए था। और ये बात जो तुम मुझे बता रही हो, पहले कहती तो मैं तुम्हें समझाती कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए। सुमेरा, तुमने तो अपना घर बर्बाद कर लिया। अल्लाह के अहकामात को छोड़कर दुनिया को राज़ी करने के चक्कर में तुम अपना सब कुछ खो बैठी हो। मेरी वालदा भी आप दीदा होगी, लेकिन क्या कसूर सिर्फ मेरा था? मैंने तो आज़म से बात भी की थी, अपनी सास से भी की थी, लेकिन उन्होंने संजीदगी से सुनी ही नहीं। उन्हें भी अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देवर भाभी के बीच फासला ज़रूरी होता है। एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। वो सारिम था। कहने लगा, भाभी मुझे माफ़ कर दें, घर वापस आ जाए, मैं आइंदा आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दरअसल मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, वो मुझे गैर अखलाकी फ़िल्में दिखाते थे। जिस दिन आपने मुझे चैनल बदलते देखा था, मैं हॉरर मूवी नहीं देख रहा था, बल्कि एक गैर अखलाकी फ़िल्म देख रहा था। ऐसी चीज़ें देखकर मैं बहक गया था। मुझे माफ़ कर दें, वापस आ जाए। मैंने कहा, जो तुमने किया है वो गलती नहीं, गुनाह था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। इसमें कसूर तुम्हारे घर वालों का भी है, जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ पर आंखें बंद किए, तुम्हें बस बच्चा समझते रहे। मैं तुम्हारे भाई से तलाक लूँगी, मुझे तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे घर बेटा हुआ था, इसके बाद मैंने आज़म से तलाक ले ली। ऐसे रिश्तों का यही अंजाम होता है। औरत को शादी के शुरू से ही देवर की हदें बांध देनी चाहिए, और घर वालों को भी अपने बच्चों को रिश्तों की हदूद बांधनी सिखानी चाहिए, ताकि घर उजड़ने से बच जाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मेरा फ़ैसला सही था या नहीं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।